हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में भारतीय संविधान के पूरे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इंडियन पॉलिटी का टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। साथियों, आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। अब तक के बहुत सारे परीक्षाओं में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, मैंने उन 100 क्वेश्चंस को आज इस क्लास में ऐड किया है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चैनल के अंदर जाकर विजिट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया है। मैराथन क्लासेस भी हैं, आप लोग सभी साथी जाकर देख लीजिएगा। 1000 क्वेश्चन का लुसेंट जीके का मैंने एक क्लास करवाया है जिसमें पूरे 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान और जीके का। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। आपकी लगभग पूरी तैयारी उस वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएगी जीके जीएस की। तो उस क्लास को देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग देखिए द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो कि वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है और 17वीं लोकसभा के अभी अध्यक्ष है ओम बिरला जी, याद रखिएगा, ओम बिरला। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा, नियम समिति का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम समिति। नेक्स्ट है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है। तो 2 प्रकार की, एक होता है तदर्थ समिति और स्थायी समितियां, यानी ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो याद रखिएगा, ये शक्ति जो है वो भारत के संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। साथियों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। याद रखिएगा, प्रशासनिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये सभी प्रकार के सिद्धांत जो हैं वो अंतर्निहित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये सभी। अगला है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह होता है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है किसको। तो सिंपल सी बात है, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा साथियों, ये जो समितियां होती है, प्राकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, ये समितियां जो होती हैं, इन समितियों का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं होता है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा। तो याद रखिए, लाभ का जो पद है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है परिभाषित हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। याद रखिएगा, हीरालाल जे
कानिया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। याद रखिए क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे। क्वेश्चन नंबर 16, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनको अपने पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संबोधन के आधार पर जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विधायकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो याद रखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए कोई भी निश्चित नहीं है, ठीक है। विधेयकों पर प्रवर समितियों में जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है ये आपसे पूछा गया है। याद रखना अधिकतम कोई भी निश्चित नहीं है, ठीक है, कितनों भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की, क्योंकि भारत में केवल एकल नागरिकता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना यह किसमें सन्निहित है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो साथियों देखिए राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में जो विवाद होता है उस मामलों को, वो जो मामला है वो किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, देखिए निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? तो याद रखना निर्णायक मत देने का अधिकार ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, स्पीकर के पास, ऑप्शन नंबर डी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों संसद के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो याद रखिएगा 14 दिनों में, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो याद रखिए वित्त आयोग, है ना। देखिए केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय कौन देता है? याद रखिएगा वित्त आयोग। देखिए प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो साथियों याद रखिएगा यह प्रजातंत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। अगला है, नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये साथियों बाध्य योग्य नहीं है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बाध्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए अटॉर्नी जनरल को भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। इन तीनों को हटाने का प्रावधान संविधान में है, लेकिन गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, यानी राज्य के राज्यपाल को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो देखिए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो देखिएगा भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है? तो साथियों धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो देखिए भारतीयों को वर्ष 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपा गया उस योजना को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी।
संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो याद रखिए करेक्ट है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को ही, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों ही बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश को जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो देखिए भारतीय संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो देखिए लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है साथियों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोकसभा का नेता तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ये क्या मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये तो नियुक्त होते हैं ना। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो देखिए विधान परिषद को समाप्त करने वाला भारत का आखिरी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह आपको याद रखना है। भारत के कुल 6 राज्यों में विधानसभा है, माफ करना विधान परिषद है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक यानी देखिए द्विसदन या विधायिका नहीं है? यानी जो मैंने अभी आपको बताया विधान परिषद, यानी निम्न में से भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? तो देखिए बिहार में भी है, कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान। इसके अलावा देखिए आपका आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है और वेस्ट बंगाल में है। ये जो 6 राज्य हैं जिनमें साथियों क्या है विधान परिषद है, और आपका तमिलनाडु में था उसको तो समाप्त कर दिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो याद रखिएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। आज का अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो याद रखिए भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो देखिए भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, ऑप्शन नंबर सी। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए जो राज्यपाल होते हैं ना गवर्नर, वो साथियों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो याद रखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उसके लिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होना अति आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद। साथियों विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आखिरी राज्य जिसमें विधानसभा को समाप्त किया था तो तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना। और इसको जो है समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। साथियों ये किस युग से संबंधित कथन है? तो ये नेहरू युग से संबंधित है। देखिए नेहरू जिस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम राज्यपाल का पद जो है ना वो स्थायी नहीं था, इसीलिए इसको बोला जाता है, मतलब कि स्थायी इस प्रकार स्थायी था, मतलब कि वो टोल मटोल बोलते हैं ना, यहाँ से वहाँ ज़्यादातर होता रहा, इसीलिए जो है इसको ये बोला जाता है कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो याद रखिएगा गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ना साथियों, इसका आधिकारिक क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है, सभी उच्च न्यायालयों से अधिक, याद रखना। लेकिन सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे तो फिर आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा भारत की संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी। किसी भाषा को
किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिए, किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो देखिए याद रखना, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल भले 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो याद रखना, राज्य के राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए संघ सूची में आपका साथियों बैंकिंग, जनगणना, बीमा तो आता है, गैस नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो साथियों समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो देखिए सरकारिया आयोग रिपोर्ट जो है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में, कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 343 का 1 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के अनुरूप। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग को साथियों। ऑप्शन नंबर डी। चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पद से हटाने का अधिकार या पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो देखिए जेल, सिंचाई और कृषि ये तीनों तो राज्य सूची में है, लेकिन सुरक्षा ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुरक्षा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो मार्च 1954 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है, या प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, याद रखना। ठीक है, जो प्रशासकीय सेवाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग। और एक चीज़ याद रखना, ये जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष की अवधि के लिए। और वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो देखिए करेक्ट होगा दिल्ली का साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो देखिए संविधान का अंग वित्त आयोग भी है, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद भी है, निर्वाचन आयोग भी है, योजना आयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि योजना आयोग जो है ये एक असंवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? तो याद रखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। और साथियों इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब आम्बेडकर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में ये समवर्ती सूची जो है जिसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया शिक्षा आता है, तो देखिए ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?
तो याद रखना भारतीय संविधान की आत्मा ये साथियों प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? तो ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग शब्दों से, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता ये किस में निहित है? तो याद रखिएगा साथियों भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और अभी तक के एग्जामों में ये पूछा जाता ही जाता है, क्योंकि देखिए संविधान पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो तो चेंज होते नहीं हैं, वो जो है वही है और वही क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये बात करें साथियों भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन किया जा चुका है और वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है साथियों, ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में बहुत ज़्यादा कार्य किए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित होता है? तो याद रखिए ये किसकी प्रेरणा पर, किस देश की? तो कनाडा के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है किस देश के संविधान से? तो रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। याद रखना आर्टिकल 53 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट होगा अनुच्छेद 63 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 याद रखिएगा, ठीक है, और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति की भी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300 का क में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और जनजातियों। देखिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 338 में और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 का ए में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो देखिए भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है साथियों? याद रखिएगा संसद को। ऑप्शन नंबर सी। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रजवाड़ों को यानी देसी रियासतों को भारत में विलय कर दिया था। याद रखना, ठीक है, यानी भारत में मिलाया था। अगला संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में यानी अ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो याद रखिए 1956 में। ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है किसमें? तो साथियों ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 44 में। याद रखना, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें कही गई है? तो साथियों याद रखना है अनुच्छेद 44 में। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा, संविधान के धारा 47 में, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा लोकसभा को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है?
राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, चारों में से कोई एक आंसर है। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो साथियों, क्लास आपको कैसा लगा है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ यार सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल के अंदर जाइए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाया है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक करवाया है, जो कि क्वेश्चंस आपको हमेशा 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जाइएगा चैनल के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सभी क्लासेस को जरूर देख लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।